दसिया ने आंखें मटकाकर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में ही आप ही गर्मी निकल जाएगी। तुम कुछ मत बोलना, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर स्वभाव से कहा, दासी तुम जानती हो कि वो कितनी घमंडिन है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा नहीं थी। वह जब भी पहले किसी सुंदर नहीं थी, इसलिए रामू का अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात नहीं थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास नहीं आता था। यह घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनवाया, गृहस्थी भी उसकी जोड़ी हुई, अनाज का लेन देन भी उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए तो कि पौरुष थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा कि तू अलग नहीं रह पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्टा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं तो वह रामू की क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया नहीं आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती थी, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ ना सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना नहीं चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव वालों को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से धेले की चीज भी नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपदा उठाकर ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई चीज भी अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा नहीं थी कि वह यूं चली जाएगी। उसने सोचा कि जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त कर लेगा। पर क्या करे? दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं। तू अपने घर से लाई ही क्या थी जो कुछ लेकर जाएगी? रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें? फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्टा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला हुआ था। यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी सच्ची, यह बात किसी से छिपी ना थी। रजिया को मजदूरी मिलने में कोई बाधा ना हुई। जो एक लेकर दो का काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय करने के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी, और लाग में आदमी की शक्ति का वारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खाली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज 2 रोटियां भी देती है, खिलाती है, फिर उन्हें घंटों सहलाती है। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो तुम ही हो, पति हो तो तुम ही हो, मेरी जाल अब तुम्हारे साथी है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते थे। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाट कर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर पर जुवा लेते हैं।
और कैसा जीतोड़ काम करते हैं, पर वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी, स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना है 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था, मैंने पूछा कैसा जी है रामू, तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं है कि दवा दारू करे। दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा नहीं करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर जाती है, फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन यो कैसे रहे। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा, एक क्षण में फिर से बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज में पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं, पर वह आदमी चला गया। रजिया ने पूरब पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं ना मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने श्राप दिया था, अब वह जलन ना थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीन अवस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं थी, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। ऐसा मोटा ताज़ा तो पहले भी ना था, 10 लंघन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ना मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्टे ट्यून। थैंक यू।